वीडियो को देखने के बाद पहला 3 वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बेसिक वाला चीज देख लीजिए। 3 लेक्चर मतलब 2 लेक्चर 1-1 घंटा का और 1 लेक्चर आधा घंटा का, मतलब 2.5 लेक्चर में हम पूरा बेसिक कवर किए हैं जो आपको जरूरत है इसको समझने में। तो आप लोग ज्यादा देरी मत कीजिए, उस बेसिक को देख लीजिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीनों लेक्चर देख लीजिए। अगर आप लोग देखे हैं तो बहुत बढ़िया, इसी लेक्चर से कंटिन्यू कीजिए। और ये वीडियो जो है क्लास 12th बोर्ड के लिए है। क्लास 12th बोर्ड के लिए, बीसीसी के लिए और पैरामेडिकल के लिए। अगर आप बोर्ड के साथ बीसीसी क्रैक करना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, बोर्ड के साथ पैरामेडिकल क्रैक करना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, और सिर्फ बीसीसी करना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं सबको पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर बोर्ड का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सारा डेरिवेशन खुद से कराते हैं, लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है। देखिए हम खुद से सब कुछ लिखते हैं, ऐसा लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है, हम सब कुछ खुद से लिख के पढ़ाते हैं। देखिए खुद से सब पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग जो है बीसीसी देना है तो डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। देखिए सारा डेरिवेशन हम लोग खुद कराते हैं, ये पिछला क्लास का स्लाइड है, सारा डेरिवेशन खुद कराते हैं। और बाद में एक ट्रिक भी दे देते हैं, अगर आप डेरिवेशन नहीं सीखे हैं, आपको सिर्फ बीसीसी देना है तो आप लोग सिर्फ इतना फॉर्मूला याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बीसीसी के साथ बोर्ड भी देना है तो डेरिवेशन भी देखना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टॉर्क से शुरू करते हैं, लेकिन पिछले वीडियो का थोड़ा सा रह गया था इसका डेरिवेशन, पोटेंशियल एट एक्सिस का डेरिवेशन। देखिए किसी भी एक्सिस में पोटेंशियल निकालना है तो कैसे डिराइव करेंगे। देखिए मान लेते हैं इसका डिस्टेंस डी है और इसका डिस्टेंस डी है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 2d है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल पॉइंट ओ पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा और इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर सेंटर से, एक मिनट, अगर सेंटर से इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस आर है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, पूरा r1 होगा मान लेते हैं। तो r1 क्या होगा, पूरा r में से इतना d को घटा देंगे तो r1 नहीं आ जाएगा। देखिए पूरा r में से इतना d को घटा देंगे तो ये बचेगा r1, सिंपल। तो r1 कितना हो जाएगा, r माइनस डी। r2 कितना होगा आप बताइए तो, पूरा r में से अगर हम d को जोड़ देंगे तो r2 आ जाएगा। हम यहाँ से यहाँ को r2 माने हैं। R2 पॉइंट माइनस क्यू वाला चार्ज से इस पोटेंशियल का डिस्टेंस, जहां पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का दूरी है। R2 क्या हो जाएगा, पूरा R, पूरा R प्लस ये D, R प्लस D क्या हो जाएगा, R2 आ जाएगा। R प्लस D हो जाएगा। अब पोटेंशियल एट O क्या होगा, के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2 होगा। तो के क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू बाय R1 कितना है, R1 कितना, R माइनस डी, माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे के माइनस क्यू बाय आर प्लस डी। इसको सॉल्व करेंगे और आर को हम मानेंगे कि आर जो है बहुत बहुत बड़ा है डी से। इसको एज्यूम करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू 2d बाय आर स्क्वायर। तो क्यू इंटू 2d को क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट यानी कि पी बोलेंगे, तो पोटेंशियल आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर। देखिए अगर यही पोटेंशियल, छोटा सा डेरिवेशन था पिछले क्लास में, जो है थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया था इसीलिए इसको छोड़ दिए थे। चलिए ये लिख लिया आप लोग। आज मेन टॉपिक पढ़ते हैं, नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, टॉर्क। टॉर्क होता है क्या चीज, ये देखिए अगर क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग समझाते, हम आपको समझाते हैं। टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं ऐसे, टी को ऐसे डिनोट करते हैं और टॉर्क को ऐसे, तो इसीलिए ये और टी अलग अलग चीज है, सेम चीज नहीं है। पहला तो ये बात हो। तो टॉर्क को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ठीक। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि फोर, एफ क्या है, फोर्स है, और आर है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, उस पॉइंट जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से जहां से फोर्स लगा रहे हैं। मानिए कि हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस लेंगे, मतलब कि इस और इसके बीच, मतलब ये देखिए सिंपल है कि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर होता है फोर्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे हमको टॉर्क निकालना है, सिंपल याद रखिए। डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स
बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जहां से जहां के बीच में फोर्स लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो आर क्रॉस एफ, मतलब ये क्रॉस क्यों लिखे, आर डॉट एफ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होता है फोर्स, मतलब टॉर्क होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर क्रॉस एफ को हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, लिख सकते हैं, सिंपल, पहले इतना लिखिए, टॉर्क क्या होता है आर एफ साइन थीटा। अब है टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हर जगह यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है, इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d है, ठीक। अब कह रहा है कि टॉर्क ऑन ए डायपोल, इस डायपोल पे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इस पॉइंट पे, इस डायपोल पे टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि आर एफ साइन थीटा। आर क्या है 2d है, आर क्या है 2d है, एफ क्या है, एफ क्या है बताइए तो, एफ क्या, बताइए बताइए जल्दी बताइए, फोर्स है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायपोल लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2/R², लेकिन यहाँ पे वो फोर्स नहीं रखना है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला आपको बताए थे ना पहला क्लास में। तो फोर्स क्या हो जाएगा Q × E, फोर्स की जगह चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, तो फोर्स की जगह Q × E लिख देंगे और साइन थीटा। तो डायपोल टॉर्क क्या आ गया Q × 2d, मतलब P, Q × 2d क्या हो गया P डायपोल मोमेंट हो गया, E क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा, और क्या हो गया PE साइन थीटा। इसको आप लोग याद रख लीजिए, P क्या है Q × 2d, यानी कि डायपोल मोमेंट, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क के बीच का एंगल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल के बीच का एंगल। क्लियर है इतना, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। अब एक क्वेश्चन आ गया, देखिए हर टॉपिक के बीच में एक क्वेश्चन कराते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एट एन एंगल 45, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो है 45 डिग्री के एंगल पे प्लेस है, मतलब देखिए क्वेश्चन में जो जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना है, सिंपल। थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब है 10 पर पावर 7। देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया 10 पर पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू इतना न्यूटन मीटर, टॉर्क भी दिया हुआ है 15 × 10 पर पावर 2 न्यूटन मीटर। देखिए एक चीज बताना भूल गए, टॉर्क का जो है ऐसा यूनिट होता है बराबर न्यूटन मीटर। ऐसा क्यों, देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस के मतलब न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूटन डैश मीटर लिखेगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और पता भी चलेगा कि अलग अलग लिखा हुआ है, कि न्यूटन अलग मीटर अलग। क्लियर, इसको लिख लीजिए। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट दिया न्यूटन मीटर। अब है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब डी दिया हुआ है 2d का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब डायपोल का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो डायपोल का लेंथ को हम लोग क्या मानते थे 2d मानते थे, तो 2d कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 2d दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मतलब क्यू पूछ रहा है, समझ में आया। देखिए दिया क्या क्या है, एंगल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, उस टॉर्क डायपोल मोमेंट के बीच का डिस्टेंस दिया, मतलब डायपोल का लेंथ दिया हुआ है और चार्ज पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाइए, टॉ इक्वल टू क्यू इंटू 2d इंटू ई इंटू साइन थीटा, यही पढ़े थे ना, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो पी की जगह क्या लिखेंगे क्यू इंटू, पी की जगह क्या लिखेंगे क्यू इंटू 2d, पी की जगह लिखे क्यू इंटू 2d, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या है साइन थीटा। तो हमसे टॉर्क दिया है कितना 15 × 10 पर पावर 2, क्यू कितना है
क्यू कितना है, क्यू कितना है, क्यू कितना है, क्यू हमसे पूछ रहा है। 2d कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे ना, 5 × 10⁻² मीटर। देखिए सब कुछ को ऐसा यूनिट में लिखना है, ये गलती नहीं करना। अब क्या है, ई क्या है, ई है 10⁻7 और थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, sin 45। देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन में जो जो दिया है सब कुछ लिख लिए, जो पूछा है वो भी लिख लिए। अब दिमाग लगाएंगे कि जो पूछा है इसमें कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आराम से आ जाएगा, कुछ हड़बड़ी नहीं है। अब देखिए क्यू निकालना है, तो क्यू को इधर ही रहने देते हैं, इस सबको नीचे लेके चले आते हैं। 15 × 10⁻², 5 × 10⁻², sin 45 कितना, तो 1/√2। क्या हो जाएगा, क्यू sin 45 यहाँ है तो मतलब 1/√2, तो 1 को नहीं भी लिखे तो 5 से 3 बार में काट 15 आएगा, तो 3√2 इंटू 10 पर पावर, देखिए -2 +7 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब +5 ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर 2, -5 हो जाएगा, 10 पर पावर -3 हो जाएगा कूलम। क्यू का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बहुत इजी आता है एग्जाम में, बोर्ड में भी आता है, बीसीसी में भी। बीसीसी में बस यही रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोर्ड में क्या निकालिए, तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अब बोर्ड में अच्छे से लिखना पड़ेगा कि गिवन ये इतना दिया हुआ है, हमको निकालना ये है, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे करके पूरा लिख के सॉल्व करना होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डायपोल रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है और क्यू रखा हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस 2d है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए, -Pe cos थीटा होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -Pe cos थीटा। आप लोग इसको याद रख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा गया है, उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है -Pe cos थीटा, और थीटा होता है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। एक का चार्ज -q है और एक का चार्ज +q है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d है, मान लेते हैं। टू हैव ए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए घबराना नहीं। क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करना है, तो जो चीज को मैक्सिमम करना है पहले उसका फॉर्मूला तो लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -Pe cos थीटा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस में होना चाहिए ना। तो अगर हम थीटा को ऐसा रखेंगे ताकि ये पूरा प्लस आ जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा कितना होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, पीई हो सकता है। देखिए अगर थीटा रखेंगे 0 डिग्री, थीटा को 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 1 हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, करके ही दिखाते हैं। U होता है -Pe cos थीटा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो U कितना होगा, -Pe cos 0 होगा, तो -Pe इंटू 1 क्या हो जाएगा, -Pe। अगर थीटा होता है 90 डिग्री, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -Pe cos 90, कितना हो जाएगा, -Pe इंटू 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा होता है 60 डिग्री, तो यू क्या हो जाएगा, -Pe cos 60, कितना हो जाएगा, -Pe इंटू 1/2, क्या हो जाएगा, -Pe/2। अगर थीटा होता है 30 डिग्री, तो यू क्या हो जाएगा, -Pe cos 30, तो -Pe इंटू √3/2, क्या हो जाएगा, -√3Pe/2। अब आप लोग एक बात खुद बताइए, थीटा को कुछ भी रख रहे हैं तो पोटेंशियल माइनस आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या है, 0 है। सबसे देखिए
माइनस से बड़ा तो जीरो होता है, तो आपको लग रहा होगा कि जीरो जो है सबसे ज्यादा है पोटेंशियल, लेकिन नहीं। आप लोग थीटा को 180 रख के देखिए, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, तो माइनस पी ई कॉस 180 रखेंगे। तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस पीई इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, प्लस पीई। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कब आया, जब थीटा 180 है। समझ में आया, ये सब क्यों करा है? क्योंकि आपको दिखा रहे हैं कि थीटा को कुछ भी रखे, पोटेंशियल इससे कम ही आएगा। देखिए माइनस भी उससे तो कम है, जीरो जीरो भी उससे कम है, -pe/2 वो भी इससे कम है, और पी से कम ये भी है, -√3/2 पी। तो मतलब कि मैक्सिमम कितना है, अगर थीटा को 180 रखे तो पोटेंशियल प्लस पीई आ गया। अब किसी के मन में होगा कि एक बार 120 रख के देखिए, 120 रखेंगे तो भी तो प्लस आएगा, तो थीटा को चलिए 120 भी रख के देखते हैं। तो यू क्या आ जाएगा, -पीई cos 120। cos 120 होता क्या है, पहले ये बताइए। cos 120 क्या होता है, हाफ होता है, -1/2 होता है। तो माइनस पीई इंटू -1/2, माइनस पी इंटू कितना हो जाएगा, -1/2। तो कितना हो जाएगा, -पीई इंटू -1/2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, pe/2। देखिए दोनों केस में आप लोग देखिए कि इसमें प्लस पीई आया और प्लस pe/2, मतलब इससे तो आधा आया। सबसे ज्यादा कब आया, जब थीटा 180 है। तो पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 180 होगा। तो पूछ रहा है कि कब मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यू बराबर मैक्सिमम। इतना पहले लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद आपका अगर मन है तो पूरा लिख लीजिए, मतलब मन है तो पूरा लिखिए, नहीं तो इसको तो आपको लिखना है ही, ये तो उस क्वेश्चन का ही पार्ट है। लेकिन देखिए पूरा लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि आपको फिर कॉपी जब रिवाइज करेगा तो पता चलेगा ना कहाँ पे हम कभी भूल जाइएगा, कभी सोचिएगा कि 120 पे भी तो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन कॉपी में लिखा रहेगा तो रिवाइज करने में आसानी रहेगा। हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी। क्वेश्चन ये है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी है। डायपोल मोमेंट कितना है, पी दिया हुआ है। ये कलर नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा कलर लाते हैं। ऐसा कलर, चलिए। डायपोल मोमेंट पी दिया हुआ है, ठीक। लाइंग ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट जो है पी है। डायपोल मोमेंट कितना है, -q + q। इसका डायपोल मोमेंट पी दिया हुआ है, ठीक। चलिए पी दिया हुआ है। हाँ, तो अब पूछ रहा है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय 100, मतलब कि अगर हम डायपोल को 180 डिग्री घुमा देंगे तो वर्क क्या होगा। वर्क क्या होगा, मतलब अगर डायपोल ऐसा रखा हुआ है, ठीक, इसको जो है पूरा हम घुमा देंगे ऐसे करके, मतलब घुमा के ऐसे कर देंगे। इसको क्या करेंगे, एक मिनट, इसको जो है पूरा जा इसको घुमाना कैसे है, छोड़िए, घुमाने से नहीं आता है तो नहीं घुमाएंगे। मतलब कि अगर किसी एंगल पे था उसको 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो वर्क क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं वर्क क्या होता है, -डेल्टा यू होता है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, -डेल्टा यू। तो मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के आगे माइनस लगा देंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर हम मान लेते हैं इनिशियली जो है डायपोल ऐसे रखा हुआ था 0 डिग्री पे, इनिशियली हम मान लेते हैं, इनिशियली डायपोल जो है 0 डिग्री पे रखा हुआ था, -q और +q, उसका डिस्टेंस 2d है, डायपोल मोमेंट p। इनिशियली ऐसे 0 डिग्री पे रखा हुआ था, जब पलट देंगे तो फाइनली कैसा 180 डिग्री पे हो जाएगा, मतलब +q इधर आ जाएगा, -q इधर आ जाएगा। तो इनिशियली हम थीटा को जीरो, यू क्या होता है, -pe cos थीटा इनिशियल, यू इनिशियल ही होगा ना, माइनस यू फाइनल क्या होगा, -pe cos थीटा फाइनल। अब ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, तो इधर लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, वर्क बराबर लिखेंगे पीई cos थीटा फाइनल
इसको यहाँ माइनस है तो माइनस को इधर लिख देते हैं। पीई कॉस थीटा इनिशियल, पीई कॉस थीटा इनिशियल। अब आप लोग खुद बताइए, पीई कॉस थीटा फाइनल कितना है? फाइनली जीरो से घुमा दिए थे 180, तो कॉस 180 माइनस पीई इनिशियली कितना है? जीरो पे। तो अब बताइए, पीई को कॉमन ले लेंगे, कॉस 180 माइनस कॉस जीरो करेंगे तो क्या होगा? पी कॉस 180 माइनस वन, कॉस जीरो वन, क्या हो जाएगा? -2 पीई हो गया। अगर हम किसी भी डायपोल को 180 डिग्री से घुमा देते हैं तो वर्क कितना लगेगा? -2 पी। अब देखिए, आप लोग को फॉर्मूला रिवाइज करा दो। वर्क क्या होता है? माइनस डेल्टा यू, मतलब माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। यू इनिशियल क्या होता है? यू का फॉर्मूला बताए थे ना, -PE cos थीटा होता है। तो यू इनिशियल क्या होगा? -P cos थीटा इनिशियल। यू फाइनल क्या होगा? -PE cos थीटा फाइनल। ये माइनस बन के प्लस बन जाएगा, तो प्लस PE cos थीटा फाइनल लिखे, और ये किए -PE cos थीटा इनिशियल। अब इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डायपोल खत्म हो चुका है। अब नया टॉपिक आने वाला है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को समझने से पहले आपको एक चीज याद रहना, एक चीज पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। जनरली देखिए, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। एक मिनट, जनरली जो है, एरिया एक कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। अब लेकिन हम बोल रहे हैं एरिया वेक्टर, जबरदस्ती का एक नया क्वांटिटी बना दिया गया है, एरिया वेक्टर। इसका मतलब कि एरिया के साथ उसका डायरेक्शन भी होगा, वही लिखा गया है। मैग्नीट्यूड जो होता है, कोई भी चीज है वेक्टर, उसके पास दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, यानी कि परिणाम और दिशा, दोनों चीज होगा। तो परिणाम होता है इक्वल टू सरफेस एरिया। परिणाम क्या होता है? इक्वल टू सरफेस एरिया। अब मान लीजिए ये एक एरिया है, इसका परिणाम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका परिणाम क्या होगा? इस एरिया का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब कि इसका जो भी एरिया होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब आपको बताते हैं डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर। मान लेते हैं ये जो है एक एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसका ये लेंथ को इसका ये ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस सरफेस जो है इससे परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस से या तो ऊपर या तो नीचे, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कि एरिया वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका नॉर्मल एरिया जो है, जो हम कैलकुलेट करते हैं बचपन से, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस सरफेस या तो ऊपर या तो नीचे। सिंपल, समझ में आ गया? बस यही है। परिणाम क्या होगा? सतह के क्षेत्रफल के बराबर, और दिशा क्या होगा? सतह से लंबवत, या तो ऊपर या तो नीचे। बस 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए, अगर सतह खुला हुआ है, मानिए कि एक कोई पेज है, मान लेते हैं कि एक कोई पेज है। देखिए, जैसे ऐसे एक पेज है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बार हम ऊपर मान लिए एरिया, तो हमेशा ऊपर ही मानेंगे, इतना ध्यान में रखना है। देखिए, एरिया होता है या तो ऊपर या तो नीचे, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम एरिया को ऊपर माने हैं, तो हमेशा ऊपर ही मान के चलेंगे। अगर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय शुरुआत में हम एरिया को अगर नीचे माने हैं, तो हमेशा हम नीचे ही मानेंगे। इतना समझ में आ गया? ये लिखा हुआ है, इन ओपन सरफेस एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब अगर कोई सरफेस खुला हुआ है, तो एरिया को जो है उस प्लेन से परपेंडिकुलर मानते हैं, प्लेन ऑफ सरफेस, एंड इज टेकन इन द सेम डायरेक्शन इन द होल। मतलब जितना, अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है, तो पूरा प्रॉब्लम, मतलब पूरा सवाल, पूरे सवाल में हम उसी को मानेंगे। अगर एक बार ऊपर माने हैं तो पूरे में ऊपर मानेंगे, एक बार नीचे माने हैं तो पूरे में नीचे मानेंगे। इसको लिख लीजिए, हो गया। चलिए आगे। अब क्लोज सरफेस, मान लीजिए एक डब्बा है, मान लीजिए एक क्लोज सरफेस एक डब्बा है, तो इसमें एरिया वेक्टर हम किधर मानेंगे? इसमें हमेशा मानेंगे इससे निकलता हुआ, इधर से निकलता हुआ, आगे से निकलता हुआ, इधर पीछे से निकलता हुआ, ऊपर से निकलता हुआ, इधर बगल से मतलब हमेशा मानेंगे निकलता। देखिए,
इन क्लोज सरफेस एरिया इज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। निकट सतह, निकट नहीं, क्लोज मतलब बंद सतह, बंद सतह क्षेत्र के दौरान समान दिशा से बाहर की ओर ले जाया जाता है, मतलब हमेशा जो है हम बाहर की ओर मानेंगे। क्लियर हो गया, इसको लिख लीजिए। अब अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले इसको लिखे। ठीक। अगर मान लीजिए ये एक सरफेस है, मान लेते हैं इसमें से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, अब क्लोज सरफेस है, इसमें घुस भी सकता है और निकल भी सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अगर इसका एरिया हमको पता है, मतलब इस गिवन एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गिन रहे हैं, इसमें से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है उसको क्या बोले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है हम गिन सकते हैं कभी भी? अगर बैठ के गिनने लगेंगे एक दो तीन चार तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उसी के लिए जो है फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमको पता रहेगा, कैलकुलेट तो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, और वी कैन से दैट गिवन एनर्जी क्रॉसिंग, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह मूल रूप से रेखाओं की संख्या, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसका संख्या है, और क्षेत्र की गणना है, मतलब कितना इस किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है उसको बस गिनते हैं और कुछ नहीं है। हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्रॉसिंग पे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर एनर्जी माने तो हम ये बोल सकते हैं कितना एनर्जी उसमें से निकल रहा है। सिंपल है, जितना बताएं उतना ही ध्यान में रखिए, इसको लिख लीजिए बस। अब फ्लक्स को डिनोट करते हैं ऐसे, एक सिंबल होता है, ग्रीक का सिंबल होता है फाई, जैसे हम लोग का इंडिया का सिंबल क्या होता है, ABCD, उसी तरह ग्रीक या फिर लेटिन ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका सिंबल होता है अल्फा बीटा गामा फाई, ये सब उसी में एक सिंबल है फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, जैसे टॉर्क को टॉ से डिनोट करते थे, मोमेंटम को पी से करते हैं, डाइपोल मोमेंट को पी से करते हैं, पावर को पी से करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से करते हैं। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको सिंबल है एक। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मतलब हम गिन तो सकते नहीं, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, मतलब कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये ओ वाला साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, सिंपल होता है ई डॉट डी ए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हमको पता रहेगा ना, इस सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता रहेगा, और उस सरफेस का एरिया हमको पता रहेगा, इस दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइ से डिनोट करते हैं, फाइ होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी, इसको लिख लीजिए। अब बात रहा इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फाइ क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है इस पे। हाँ, ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू आई क्या है, Q इनक्लोज चार्ज। देखिए सिंपल आपको ये बताते हैं, अगर किसी भी सरफेस में पांच गो चार्ज प्लस चार्ज है और दो गो माइनस चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तीने गो चार्ज हुआ ना, क्योंकि ये माइनस प्लस कट जाएगा। इसमें क्यू इनक्लोज कितना हुआ, +3। तो वही होता है, किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसी को बोलते हैं क्यू इनक्लोज्ड। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये तो बताए थे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻12, तो बताए थे ना। तो वही क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्ज थ्रू द सरफेस एस इज, मतलब ये एस एक सरफेस, इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा वो हमको निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए इसमें कितना चार्ज है,
प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, मतलब प्लस चार्ज क्यू अंदर में है और माइनस दो क्यू अंदर में है। तो अंदर में देखिए, बाहर कितनो चार्ज है हमको उससे मतलब नहीं है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड यानी कि क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में जितना चार्ज है हम उसी को देखेंगे, बाहर में कोई चार्ज हो या ना हो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंदर में कितना, प्लस चार्ज माइनस दो, तो मतलब प्लस दो कूलम चार्ज है और बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इतना हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा कि अंदर में जितना चार्ज है सबको ऊपर में जोड़ के लिख देंगे बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर में चार्ज हो या ना हो हमको उससे कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइव इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज क्यू ईच आर प्लेस्ड इनटू ए सेल, मतलब एक सेल है। सेल मतलब सी डबल एल लिखिए, एस एच ई डबल एल लिखिए, कोई बात नहीं। एक मानिए खाली जगह है, उसमें पांच गो इलेक्ट्रिक डायपोल है, सबका चार्ज क्यू, मतलब कि पांच गो इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक दो तीन चार पांच, सबका चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसका माइनस क्यू होगा। क्यू माइनस क्यू, डायपोल तो पढ़ाए थे पिछले क्लास में। डायपोल क्या होता है, चार्ज होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। पांच गो डायपोल, अब कह रहा है कि इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये बताइए तो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिंपल। मतलब इतना बनाने का जरूरत भी नहीं था, बिना देखे ही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए तो फ्लक्स कितना होगा। हो गया, बताएं। वही आप लोग सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में चार्ज कितना है, जितना प्लस है उतना माइनस है, अंदर में तो टोटल जीरो चार्ज है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर में कितना चार्ज है, जीरो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल बात है, लिख लीजिए इसको। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। देखिए अब हम बताते हैं, अभी बताए थे ना कि अगर कोई डब्बा है, दिख रहा है डब्बा, अगर कोई डब्बा है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो इसका मतलब समझेंगे फ्लक्स पॉजिटिव है। अगर इस डब्बा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है तो इसका मतलब समझेंगे फ्लक्स नेगेटिव है। वही बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए तो, when electric field emerging out the volume then flux is positive। जब विद्युत क्षेत्र आयतन से बाहर निकलता है तो फ्लक्स धनात्मक होता है। मतलब सिंपल बात है, हम मानते हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन सब कोई जो मानता है वो मानते हैं, और हम लोग भी आपको वही बता रहे हैं। अगर कोई सरफेस से फ्लक्स निकलता हुआ दिखेगा तो हम मानेंगे फ्लक्स पॉजिटिव है, अगर फ्लक्स घुसता हुआ दिखेगा तो हम मानेंगे फ्लक्स नेगेटिव है। हम निकलते हुए फ्लक्स को नेगेटिव मान सकते हैं, अगर निकलते हुए को नेगेटिव मानेंगे तो अंदर जाते हुए को पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन कन्वेंशन है कि निकलते हुए को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, सिंपल बात है। और दूसरा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटरिंग इनटू द वॉल्यूम देन फ्लक्स इज नेगेटिव। अगर किसी वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है तो फ्लक्स उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है कि ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर, ये दिख रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस आर है, ठीक, इज प्लेस्ड अलोंग प्लेन ऑफ पेपर। ये जो ये बोर्ड है, इसको एक पेपर आप मान लीजिए, इस बोर्ड के प्लेन में एक सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है जिसका रेडियस आर है, ठीक। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फंस जाइएगा। एक पेपर है, इसको मान लेते हैं एक पेपर है, इसी प्लेन में एक डिस्क रखा हुआ है। मान लेते हैं, आपको कैसे दिखाएं, एक मान लेते हैं ये पेपर का प्लेन है, इसी पेपर में रखा हुआ है एक सर्कुलर डिस्क, ठीक। तो मान लेते हैं इसी प्लेन में जो है, मान लेते हैं एक सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है, ऐसे डिस्क रखा हुआ है, ठीक। उसका रेडियस आर है, ये एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन आप मानिए डिस्क रखा हुआ है जिसका रेडियस आर है। और इसी प्लेन में बहुत सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, क्या है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लेन, इसी प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है। तो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स क्या बताए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, तो मतलब फ्लक्स कितना होना है, छह होना चाहिए। लेकिन छह नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रहा है, इससे जो निकलेगा या फिर इसमें घुसेगा उसको हम जोड़ेंगे ना। ये तो इसी के साथ चल रहा है, तो इसमें से ना ही घुस रहा है ना ही निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके द्वारा क्या है, जीरो हो जाएगा ना। आप खुद बताइए,
इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा जितना उसको गिनेंगे ना। इसके बगल से जा रहा है उससे हमको क्या मतलब। उसी तरह इसके बगल से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको उससे क्या मतलब, इससे जो बाहर निकलेगा या इसमें अंदर जाएगा उसको काउंट करेंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। एक और समझ लिए, एक नियम, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, ई डॉट डी ए। यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई ए कॉस थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है, और उस दोनों के बीच का एंगल कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उधर, और एरिया का डायरेक्शन इसके ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, और इस एरिया, जो एरिया का डायरेक्शन क्या मानती है, या तो उसके ऊपर या तो नीचे। अगर ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन तो इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, तो मतलब आगे और इधर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ई ए कॉस 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए इंटू जीरो। फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, और नहीं तो अगर काउंटिंग के तरह से देख सकते हो वैसे भी देख सकते हैं। फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। सिंपल बात है, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, a charge of 20 microcoulomb enclosed by Gaussian spherical surface of radius, एक spherical surface है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम इसमें रखा हुआ है। इफ द रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड फ्लक्स, मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फीयर है, यानी कि गोला, यानी कि गेंद, ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है। ऐसे मान लीजिए एक स्फीयर है, ऐसे एक हेलमेट दिख रहा है, इससे आपको दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इसके अंदर जो है एक चार्ज रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम का, स्फीयर क्या, गोला, इसके अंदर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, और इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इस स्फीयर का रेडियस को डबल कर देंगे, मतलब इस गोला को बड़ा कर देंगे, तो फ्लक्स क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। इस स्फीयर का रेडियस को डबल कर देंगे, यानी कि स्फीयर, यानी गोला को बड़ा कर देंगे, तो फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स क्या होता है बताइए तो, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर में जितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम एरिया को बड़ा करे छोटा करे, उससे अंदर वाला चार्ज थोड़े बदल रहा है। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अंदर में कितना चार्ज है। अगर ये बोलते कि अंदर वाला चार्ज डबल करेंगे तब बोलते ना फ्लक्स डबल होगा, लेकिन अंदर वाला चार्ज वही है। तो बाहर वाला एरिया हम कितनों करें तो फ्लक्स तो अंदर वाला चार्ज के ही कारण आएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनसाइड चार्ज कितना, 20 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको ये लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁶ बाय 8.8 इंटू 10⁻⁻12, फ्लक्स ये आ जाएगा। सिंपल बात है। तो फ्लक्स जो है एरिया चेंज करने से नहीं होता, अंदर वाले चार्ज को अगर चेंज करेंगे। अगर फ्लक्स मतलब चार्ज 20 के जगह 40 कर देते तो फ्लक्स बढ़ जाता, लेकिन इसका रेडियस चेंज कर दिए तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, अंदर में चार्ज पे, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। चलिए, अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनेमिनेटिंग थ्रू ए सरफेस ऑफ डीएस, मतलब कि देखिए, प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ई दिया हुआ है 4i प्लस 4j प्लस 4k, और डीएस दिया हुआ है कितना, 5i। डीएस नहीं, एरिया लिख दीजिए, थ्रू ए सरफेस एरिया, ए कर दीजिए, डीए दिया हुआ है कितना, 5i। तो पूछ रहा है कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र इतना में रखे सतह, सतह यानी कि डीए बराबर इतना से निकलने वाला विद्युत प्रवाह क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनेमिनेटिंग मतलब निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनेमिनेटिंग थ्रू ए सरफेस एलिमेंट इतना, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रखा हुआ है जिसका एरिया दिया हुआ है। तो अब बताइए इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, ई डॉट डी ए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट ए करेंगे, ई डॉट डी है। तो ई भी दिया हुआ है कितना, 4i प्लस 4j प्लस 4k, डॉट डी ए कितना दिया है, 5i। अब आप लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़े तो वो वीडियो देखें, लेकिन जो पढ़े हैं उसका आंसर आ गया होगा। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ये सब जीरो आ जाएगा, फ्लक्स क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन
पर कूलम मीटर स्क्वायर। सिंपल हो गया। देखिए जितना क्वेश्चन है आप लोग घर में जो है, हम यहाँ पे बना रहे हैं ठीक है, लेकिन आप लोग जो है अगर आपसे बन रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाइए। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो क्या कीजिए, पहले हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, वीडियो को देखिए, सब क्वेश्चन नोट करिए, लेकिन जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक बार उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर वीडियो देख लीजिए। तो इस तरह से तैयारी आपका बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लेने से हो जाएगा, वीडियो के साथ साथ आपको घर पे खुद मेहनत करना होगा। मतलब कि देखिए पढ़ने का कोई नियम नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जितना हम क्लास में पढ़ाते हैं सबको याद कर लीजिए, जितना फॉर्मूला लिखा है और जितना क्वेश्चन कराए आप फिर से दोबारा वो क्वेश्चन खुद से कर लीजिए। इतना काम करिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात रहा कि जैसे कि आज हम वीडियो ये वाला देखे, इसका नोट्स बना लिए, नोट्स को याद कर लीजिए और जो क्वेश्चन जो हम दी को खुद किए हैं वो खुद से कर लीजिए, और एक दो होमवर्क देते हैं तो वो भी कर लीजिए। इतना करने के बाद कल का वीडियो देखने से पहले, मानिए कल अगला वीडियो देखिएगा तो उसको देखने से पहले ये जो आज याद किए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगला वीडियो आपको समझ में आएगा, पीछे क्या पढ़ाए थे समझ में भी आएगा, और रिवाइज करिएगा तो आप याद भी करते जाइएगा। तो आगे हम वन शॉट वगैरह भी लाएंगे ही, तो सब कुछ रिवाइज हम कराएंगे, लेकिन आप खुद से करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिए। चलिए थैंक यू। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है। अगला है गॉस लॉ। गॉस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक लॉ दिए। लॉ ये बोले कि फ्लक्स जो है वो होता है ई डॉट डी ए। गॉस लॉ यही था। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए। देखिए फ्लक्स का डिफिनीशन सब कुछ तो पहले पढ़ा दे, लेकिन गॉस एक लॉ दिए जिसमें बोले फ्लक्स ई डॉट डी होता है। फ्लक्स का एक फॉर्मूला था क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी। सिंपल। यहाँ पे जीरो क्यों दिए, क्योंकि अगर हम किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे ना वहां पे ये ओ दे देंगे, लेकिन हम नॉर्मल निकालते हैं तो ओ नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक। तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट डी, बस यही था गॉस का लॉ। अब गॉस क्यों लॉ दिया, कि इसका लॉ का क्या यूज है, आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आप लोग ये बताइए कि फाई क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या होता है, ई डॉट डी होता है ना। इसमें क्यू कौन सा चार्ज लेते हैं, जो चार्ज उस सरफेस के अंदर है। मतलब उस देखिए कोई भी सरफेस है, मान लीजिए क्यूब है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्यूबाइड जिसको बोलते हैं, ऐसा कोई सरफेस उसके अंदर जो चार्ज है ना उसी चार्ज को लेंगे। उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्योंकि गॉस का लॉ था तो इसलिए उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज को लेंगे, अगर चार्ज कोई बाहर में है, उस चार्ज से हमको मतलब नहीं है। तो चार्ज कौन सा चार्ज लेते हैं, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। समझ में आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये तो पता ही है। ई क्या होता है उस गॉसियन सरफेस, सॉरी ए क्या होता है उस गॉसियन सरफेस का एरिया। अब बात रहा ई क्या होता है। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक चीज नया चीज बताते हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है या फिर गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्ज है, टोटल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है। देखिए क्यू क्या होता है जो सिर्फ अंदर में है, लेकिन ई होता है अंदर बाहर सारे चार्ज के कारण वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्यू और ई में थोड़ा सा ध्यान रखिए। चार्ज क्या होता है जो सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सारा चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर। ये चीज लिखा हुआ है। वी टेक ओनली दोज चार्ज व्हिच आर प्रेजेंट इन द गॉसियन सरफेस। हम केवल वही आवेश लेते हैं जो गॉसियन सतह पर मौजूद है, सतह के अंदर मौजूद है, सतह में मौजूद है, गॉसियन सतह में, गॉसियन सरफेस के अंदर। मतलब अगर ये सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज है उसी को हम लेंगे, बाहर जो चार्ज है उसको हम नहीं लेंगे। ये तो पहले भी बताए थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन बोथ इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। क्या है, सतह के अंदर या बाहर दोनों तरफ मौजूद सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र लिया जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर सभी वाला चार्ज के कारण लेंगे। लिख लीजिए इसको, पहले इसको लिखिए, हो गया, फिर इसको लिखिए, हो गया। चलिए आगे अब क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद से करना है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देर पहले बताए थे। पढ़िए, कर लिए क्वेश्चन, पॉज करके करिए।
हो गया। देखिए पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के गॉस नियम के अनुसार एक बंद सतह के माध्यम से विद्युत प्रवाह किस पे निर्भर करता है? शेप ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। बताइए। अच्छा, फ्लक्स होता क्या है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, वो भी जो अंदर में है। चार्ज किस चार्ज पे डिपेंड करता है? जो अंदर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन बहुत बच्चा को लगता होगा, अच्छा ए और बी में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ए और बी तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी में बहुत को कंफ्यूजन होगा। फ्लक्स तो होता है इंटीग्रेशन ई डॉट ए, तो मतलब एरिया पे भी डिपेंड करता है? नहीं, फ्लक्स जो है क्या है, कितना चार्ज निकल रहा है उस एरिया से, उस पर डिपेंड करता है ना। आप लोग ये बताइए, इस एरिया से 5 को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, इस एरिया को डबल कर दिए तो भी तो 5 को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। मान लेते हैं यहाँ से 10 को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इतना एरिया से 10 को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। अब इस एरिया को हम बड़ा भी कर देंगे तो इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 को ना जाएगा, इसीलिए एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, अंदर में कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि चार्ज के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हो गया, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को कंफ्यूजन ये वाला हुआ होगा, तो इसका क्या कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हम बता दिए, इसीलिए आंसर हो जाएगा 4। हो गया। आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं। अब है गॉस लॉ का यूज क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस कानून का अनुप्रयोग। सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज कर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम नॉर्मल पढ़े थे ना, के लेमडा बाई डी, 2 के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1, ऐसा वाला कुछ पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना, अगर रॉड है तो उसका पढ़े थे ना, कि होता है के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा कुछ पढ़े थे। तो वो तो हम नॉर्मल निकाल भी सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ अगर पढ़ने के बाद निकालते बहुत आसानी से निकल जाता। वो तो हम डेरिवेशन नहीं कराए थे, बस लिखा दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि डेरिवेशन गॉस लॉ में करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ के अनुसार डेरिवेशन करने से बहुत आसानी से बन जाता है कोई भी क्वेश्चन। किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा। तो गॉस लॉ इज यूजफुल इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो उसके कारण हम गॉस लॉ को पढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। गॉस नियम विद्युत क्षेत्र को खोजने में उपयोगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को खोजने में उपयोगी है, जहां चार्ज वितरण सममित हो, मतलब कि सिमेट्रिकल हो। अब सिमेट्रिकल कैसा हो सकता है? पहला स्फेरिकल सिमेट्री हो सकता है, मानिए पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल है, या फिर स्फेयर है, स्फेरिकल है। पॉइंट चार्ज या फिर स्फेयर। सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, या देखिए लाइन चार्ज है, अगर कोई चार्ज ऐसा है, इसका सिमेट्री कैसा है? सिलेंड्रिकल ही है ना, सिलेंड्रिकल ही है। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री यानी कि लाइन चार्ज या फिर सिलेंडर हो गया। प्लेनर सिमेट्री यानी कि सीट, जैसे कि एक पेपर है, जैसे कि ये एक पेपर है, तो ये कैसा है? एक सीट है, प्लेनर सिमेट्री है। तो इस ये सब क्या है? सिमेट्री है ना। तो इस सब के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिए। अब स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री कैसा होता है? एक पॉइंट चार्ज दे दीजिए, मान लीजिए बीच में, एक पॉइंट चार्ज बीच में है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसा निकलेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ऊपर, बगल, इधर, आगे, पीछे, हर जगह निकलेगा, मतलब एक स्फेयर जैसा बनाएगा। तो एक स्फेयर जैसा बनाएगा। क्या चीज? गॉसियन सरफेस। इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेयर जैसा होगा। अब इस सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा? ई डॉट डी ए होता है क्या? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? एरिया ऑफ ये स्फेयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनक्लोज के अंदर में मान लेते हैं क्यू है, एप्सिलॉन नॉट ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इसी को तो बोलते हैं के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? के क्यू बाय
आर स्क्वायर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का यही बताए थे ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो गॉस लॉ से प्रूफ हो गया, ई डॉट डी इक्वल बाय एप्सिलॉन, तो ऐसे किए तो आ गया, स्फेरिकल सरफेस का आ गया, बहुत आसानी से आ गया ना। अब चलिए अगला है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अगर मान लीजिए एक ऐसे सिलेंडर टाइप का है, एक लाइन चार्ज है जिसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंडर के जैसा बनेगा। चलिए हम बनाते हैं। एक लाइन चार्ज है जिसका गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिक सिलेंडर के जैसा बना, इसका मान लेते हैं हाइट h है, या फिर l मान लेते हैं, इसका लेंथ l ही माने थे ना। लेमडा क्या था, q बाय l। तो मान लेते हैं इसमें चार्ज q है पूरा भरा हुआ, इसका लेंथ l है, ठीक। और इसका रेडियस जो है r। सिलेंडर बनेगा, मानिए गैस सिलेंडर आप लोग देखे होंगे, पूरा गोल रहता है, उसका कुछ हाइट होता है और नीचे में बेस रहता है। तो बेस कैसा सर्कुलर होता है, तो उसका रेडियस r माने। अब इसमें से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ के अनुसार Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, E डॉट बी ए होता है। तो E क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। क्यू इनक्लोज क्या है, क्यू है, क्यू अंदर में कितना चार्ज है, क्यू है, बाय एप्सिलॉन नॉट डी ए कितना है, एरिया कितना है, पाई आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो गया। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, क्या लिखेंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट पाई क्यू बाय एल इंटू 1/r²। तो क्यू बाय एल को क्या बोलते हैं, लेमडा बाय आर स्क्वायर। अब बताइए इसको अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत, क्योंकि कट के तो बाद में 1 हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन आ गया, इसको क्या बोलते हैं, के लेमडा, के लेमडा बाय आर स्क्वायर हो गया। इसको लेमडा बोलेंगे, इसको के, ऊपर आ जाएगा 4। तो बाय आर स्क्वायर इंटू एल, हाँ। तो 4 के लेमडा बाय आर स्क्वायर, तो उसमें फॉर्मूला में क्या आया था, 2 के लेमडा बाय डी आया था, डी आया था। ऐसा ही एक मिनट, हाँ। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया, एरिया टू, अच्छा पाई आर स्क्वायर एल नहीं होगा, 2 पाई आर एल होगा। एक मिनट, फॉर एरिया ही गलत ले लिए थे। ई क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया हो जाएगा, क्यू इनसाइड क्या है, क्यू है, एप्सिलॉन नॉट है, इसमें एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एल। तो क्यू बाय एल हो गया लेमडा 2 पाई आर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 2 लेमडा, क्यू, हाँ 2 लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या हो गया, 1 2 लेमडा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, 2 के लेमडा बाय आर, यही तो आया। आर क्या है, यहां से हमको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेम चीज आ गया, वहां पे डी माने थे, यहाँ पे आर माने। अगर इसी को हम डी मानेंगे तो आर के जगह हम डी लिख देंगे, हर जगह, हर जगह क्या डी डी लिख देंगे, तो अपना सेम आंसर आएगा। तो हम इसको आर माने तो आर मानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लेमडा बाय डी, डी के जगह हम माने हैं आर, तो आर। देखिए कितना आसानी से डिराइव हो गया। क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ई डॉट डी ए, तो ई क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ए, डी ए की जगह ए लिख दिए। अब क्यू क्या है, क्यू है, एप्सिलॉन नॉट है, एरिया क्या है, 2 पाई आर इंटू एल, एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एल। तो अब क्यू बाय एल को लेमडा रख दिए, ऊपर नीचे एक बार 2/2 से गुना भाग कर दिए, क्योंकि देखिए कटने के बाद तो बात तो वही रहता है, इसलिए हम इसलिए किए क्योंकि इसको नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं। बस यही किए और कुछ नहीं किए, हो गया। तीसरा है प्लेनर सिमेट्री। प्लेनर ऐसे मानिए कोई सीट है, ठीक, इस पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, इसमें इसमें अगर बनाया जाए गॉसियन सरफेस तो एक ऐसा बनेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
अगर ये कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो, अगर कंडक्टिंग है तो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख लीजिए। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सरफेस क्या होता है ये आगे बताएंगे, बस अभी लिख लीजिए इतना। चलिए, अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो है, जितना डेरिवेशन था सिलेबस में करा दिए। अब कुछ कुछ है कि आपको याद रखना है, डेरिवेशन ध्यान में नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, नहीं रखना है जनरली आपको कुछ कुछ याद रखना है, आप लोग याद रखिए। बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर, एक स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर निकालना, कोई एक स्फेयर यानी कि गोला है, उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला केस हम पढ़ेंगे हॉलो स्फेयर यानी कि खोखला गोला। तो खोखला गोला में सबसे पहले आउटसाइड द सरफेस, मतलब ये सरफेस के बाहर कोई चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, आर है। तो हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिए। देखिए समराइज करा देंगे, पहले इसको ये ध्यान में रखिए, इसको रखिए। अब उसी में दूसरा केस पढ़ना है कि इसके देखिए, एक खाली गोला है, उसके बाहर कोई भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसके अंदर में, तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए सीख लिए, बाहर निकालने के लिए सीख लिए। अब है दूसरा, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, किसी भी, इसका मान लेते हैं रेडियस आर है, इसके सरफेस पे एक चार्ज क्यू है, इसके अंदर में चार्ज कैपिटल क्यू है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ई एट सरफेस हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल लिख लीजिए। और इस गोला के अंदर मान लीजिए इस सरफेस का रेडियस आर है, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, इसके अंदर में कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिए, तो इस गोला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो। ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पॉइंट को मान लीजिए पी माने, इस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर कैपिटल आर स्क्वायर। और इस पॉइंट को मान लें पी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये क्यू का मतलब है चार्ज। ठीक, चलिए अगला है सॉलिड स्फीयर, एक खोखला नहीं ठोस गोला, उसके बाहर, मतलब ये सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्यू लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक, अगला है इसके सरफेस पे, इस ठोस गोला के सरफेस मान लेते पॉइंट पी है, इसका रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होता है के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। दोनों में सेम होता है, ठोस गोला हो खाली गोला हो, बाहर और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। ठीक, अब अगला है अंदर। अंदर में हम अगर कहीं भी किसी भी, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होता है, इसको याद रखिए। देखिए पहला दोनों चीज दोनों में सेम था, इसमें थोड़ा सा अलग है। सॉलिड हॉलो में क्या था, यहाँ पे जीरो था ना, सॉलिड में जीरो नहीं होता है, देख लीजिए आपको बताते हैं क्या होता है। के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू। क्यू क्या है, इसका चार्ज। स्मॉल आर क्या है, जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है वहां से इसका सेंटर का डिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से सेंटर का डिस्टेंस। और कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस। क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज आपको हम क्लियर कर देते हैं, जो अभी बताएं उसका समरी बता देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है किसका, सॉलिड स्फेयर का, स्फेयर के कारण और हॉलो स्फेयर के कारण। सॉलिड स्फेयर के कारण कहाँ कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है आउटसाइड, सरफेस पे निकालना है, या फिर इनसाइड अंदर निकालना है। हॉलो स्फेयर के कारण कहाँ कहाँ निकालना है, आउटसाइड, सरफेस पे निकालना है। लिख रहे हो ना तुम लोग, ऐसा नहीं कि हम इधर पीछे घूम के लिखा रहे हैं तो उधर मस्ती हो रहा है। लिखो, तुम ही लोग को बोल रहे हैं। और
इनसाइड। चलो हो गया। अब आउटसाइड यानी कि मान लेते हैं एक हॉलो स्फीयर ये है, पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है और पॉइंट अंदर में आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब यानी कि पी पॉइंट पे निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होता था जल्दी बताओ तो। किसी भी हॉलो स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होता था? के इंटू, इसमें अंदर में अगर चार्ज क्यू है, इस पॉइंट क्यू नहीं मानते हैं, पॉइंट को कुछ और मानते हैं क्योंकि चार्ज नहीं, छोड़िए छोड़, अंदर में स्मॉल क्यू चार्ज देते हैं। स्मॉल क्यू जो है चार्ज ऑन स्फीयर है। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो है, पिछले अभी जो पढ़ाए हैं ये सब में, हम चार्ज को जो है कैपिटल क्यू माने थे, ठीक। लेकिन जो है वहां पे एक पॉइंट को हम कैपिटल क्यू मान लिए हैं, इसलिए चार्ज को हम स्मॉल क्यू मान रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, बस हम माने हैं कि चार्ज जो है स्मॉल क्यू, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? के स्मॉल क्यू बाय आर का स्क्वायर। आर क्या है? इस पॉइंट का इसके सेंटर से दूरी, ठीक। सरफेस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्यू पे निकालना है, तो क्या होगा? के स्मॉल क्यू यानी कि चार्ज बाय आर का स्क्वायर। आर क्या है? इसका रेडियस। तो इस पॉइंट का सरफेस से तो कैपिटल आर दूरी है ना, इस पॉइंट पे स्मॉल आर था, लेकिन इस पॉइंट का सरफेस से तो कैपिटल आर दूरी है, इसीलिए क्या लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। अब इनसाइड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट लिख देते हैं आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर मतलब अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, ये तो बताए थे ना। अब चलो हॉलो स्फीयर, कोई खोखला गोला है, इस ये उसका सेंटर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर दूरी यानी कि बाहर में पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस यानी कि पॉइंट क्यू पे निकालना है और अंदर कहीं भी इसका रेडियस स्मॉल आर डैश मान लेते हैं। दूसरा पेन से लिखते हैं, अंदर किसी भी पॉइंट पे इसका रेडियस स्मॉल आर डैश मान लेते हैं। इस पॉइंट, ये पॉइंट है पी क्यू आर। आर नहीं मानते हैं क्योंकि आर और आर सेम हो गया। इस पॉइंट को जो है कुछ और मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, तो हम भी इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ निकालना है। क्या होगा चलो बताओ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे क्या होगा? के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। हम चार्ज जो है छोटका क्यू मानते हैं, चार्ज जो है छोटका क्यू इसमें देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू कितना होगा बताओ तो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू क्या होगा जल्दी बताओ। के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे क्या होगा? के स्मॉल क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब, ये बताए थे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर का कहाँ कहाँ क्या क्या होता है याद रखना है, ठीक। अब जो है एक चीज आपको बताते हैं, थोड़ा सा ग्राफ। कितना हो गया? अच्छा एक बात बताइए, खोखला गोला में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था बताओ तो। अंदर में हर पॉइंट पे जीरो होता है, तो सेंटर पे भी जीरो होगा, होगा ना। सेंटर से धीरे 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 बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। अगर इसके रेडियस तक पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कि इसके सेंटर से इसके रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो रहता था? रहता था ना। उसके बाद रेडियस से जब आगे बढ़ने लगते थे, रेडियस से जब हम आगे बढ़ने लगते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आर को बढ़ाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटता था, क्योंकि आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? धीरे धीरे घटने लगता था। हो गया ये हॉलो स्फीयर का। उसी तरह सॉलिड स्फीयर का,
अब सॉलिड स्फीयर का आप लोग खुद बताइए। जैसे जैसे सेंटर, देखिए सेंटर से जैसे जैसे आगे आर बढ़ा रहे हैं, स्मॉल आर को हम बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। स्मॉल आर सेंटर से हम दूरी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो शुरू में तो बढ़ रहा है ना। तो यानी कि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब तक? जब आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो गया, मतलब कि ये जो छोटका आर है, जब सेंटर कैपिटल आर के बराबर हो गया तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था आर के बढ़ने से। अब जैसे सेंटर पे पहुंचे या फिर उससे आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, घटने लगा आर के बढ़ने से। जैसे सेंटर तक पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। जैसे सेंटर से हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा, आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले धीरे धीरे आर के बढ़ने से बढ़ा, लेकिन उसके बाद घटने लगा। तो हॉलो स्फीयर का ग्राफ ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के कारण, और सॉलिड स्फीयर का ऐसा होता है। कितना क्लियर हो गया? पूरा चमक गया अच्छे से ना? अब जो है अगला टॉपिक है टाइप ऑफ मटेरियल। मेन हमको कंडक्टर पढ़ना है, इसीलिए देखिए कोई भी मटेरियल यानी कि कोई भी पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है। मानिए कि आपके आसपास जो भी चीज है उसमें अगर बैटरी को जोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है। मानिए आपके बगल में कोई लोहा है, तो लोहा में बैटरी को जोड़िएगा आपको करंट मार देगा। कोई प्लास्टिक का पेन है, तो पेन में बैटरी को जोड़िएगा आपको कुछ नहीं होगा। तो मत, और कोई कोई ऐसा चीज है जिसमें कि बैटरी को जोड़िएगा तो थोड़ा हल्का फुल्का करंट मारेगा, नहीं भी मारेगा। तो मतलब कि मटेरियल आपके पास मेनली तीन टाइप का है। एक या तो जो करंट को कंडक्ट कर रहा है, करंट को पास कर रहा है। दूसरा जो करंट को बिल्कुल ही नहीं पास कर रहा है। तीसरा कि कभी पास करता है कभी पास नहीं करता है। यानी कि अगर सेमीकंडक्टर का बात करें, पहला है जो करंट को पास करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा जो करंट को बिल्कुल ही पास नहीं करता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तीसरा कि जो करंट को पास करेगा और टेम्परेचर बढ़ाने से करंट और पास होगा, मतलब कि तापमान जब बढ़ेगा तो करंट और ज्यादा होगा, उसको सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। तो मेनली ये दोनों नहीं, इंसुलेटर तो हमको पढ़ना है नहीं, सेमीकंडक्टर अलग से चैप्टर ही है। इस चैप्टर में मेनली कंडक्टर पढ़ेंगे। कंडक्टर होता क्या समझ में आ गया? जो करंट को पास करता है। करंट होता क्या है? करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा करंट उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कंडक्टर में चार्ज ज्यादा होना चाहिए? नहीं, कंडक्टर में फ्लो करने वाला चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्या बोले? जितना चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा करंट उतना ज्यादा होगा। मान लेते हैं आपके पास बहुत चार्ज है लेकिन एको को फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो आप में करंट हो सकता है? नहीं। और जिसके पास कम में चार्ज है और सारा चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें तो खूब करंट होगा ना। तो करंट किस में ज्यादा होगा? जिसमें फ्लो ज्यादा करेगा। तो कंडक्टर के पास फ्लो करने वाला चार्ज ज्यादा होता है। फ्लो करने वाले चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हम बताए थे कि किसी भी चीज को चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही आगे पीछे आ जा सकता है। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, हम वर्ड पे ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर सके, उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ हो, मतलब ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बीच में, तो उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसको लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए अगला है कंडक्टर। क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर आर फ्री टू मूव। जितना इलेक्ट्रॉन है सब फ्री है मूव करने के लिए। एक कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन सतह की सीमा के भीतर घूमने के लिए स्वतंत्र है। उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। सिंपल, अभी हम जो बताया वही लिखा हुआ है। सम इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर आर फ्री टू इन ए सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यहाँ लिखिएगा, सेमी कंडक्टर आर फ्री टू, मतलब कि एक यहाँ लिखिएगा सेमी कंडक्टर में, एक सेमी कंडक्टर में कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री टू मूव होता है। तीसरा है कि जितना इलेक्ट्रॉन है सब बंधा हुआ है, कोई मूव नहीं कर सकता। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। जितना इलेक्ट्रॉन है सारा बॉन्डेड है, यानी कि बंधा हुआ है। तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो करंट क्या, जीरो मूव फ्लो करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, यानी कि नॉन कंडक्टर। क्लियर हो गया? अब चलिए कंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब जो है चैप्टर लगभग लगभग खत्म ही है, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जो है
नहीं, चलिए खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, देख लो। नहीं, छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, तुम लोग को समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अगला दिन जो है चैप्टर। कोई मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास आ जाए। और नोट्स बनाना है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ के इंतजार। पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देखिए, चैनल ग्रुप का लिंक होगा, उसमें ज्वाइन कर जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन नोट्स खुद से बनाइएगा तो ज्यादा सही होगा। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।